नमस्कार, जोहार। युवा धुमकुड़िया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है, तो इसी संदर्भ में हम लोग आज एक तात्कालिक टॉपिक को देखेंगे, भगदड़। अभी हाल में प्रयागराज में कुंभ के मेले में जहाँ तक न्यूज के द्वारा जो सूचना प्राप्त है, 2 जगह भगदड़ मची थी। उससे पहले एक जगह आग भी लग चुकी थी। तो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं अभी हाल में घट चुकी हैं, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल भी हुए हैं। तो आज हम लोग इसी के संदर्भ में देखेंगे कि भगदड़ की स्थिति क्या है भारत और झारखंड दोनों के संदर्भ में, कारण उसके क्या होते हैं, सरकार एनडीएमए के तहत में क्या प्रयास उसको लेकर है, और इसके अलावा रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, भविष्य में सुधार के सुझाव क्या होंगे, और एक प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर जो है क्या जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं जिसके द्वारा इस तरह के भगदड़ को रोका जा सके। तो हम लोग इसी को आज देखते हैं। आइए देखते हैं भगदड़ की स्थिति से शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग डाटा के आधार पर देखें तो 1954 से लेकर 2012 तक भारत में 79% जो भगदड़ हुए हैं वो धार्मिक आयोजनों में हुए हैं। जो भी धार्मिक समारोह हुए हैं उनमें ही अधिकतर ये भगदड़ की घटनाएं घटी हैं। और ये डाटा IJDRR द्वारा प्रकाशित है 2013 में। IJDRR द्वारा 2013 में यह प्रकाशित है। IJDRR है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इनके द्वारा यह प्रकाशित है 2013 में। तो इसके आंकड़े के अनुसार में 79% जो भगदड़ की घटनाएं हुई हैं वो धार्मिक आयोजनों में हुई हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें NCRB के डाटे को, NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 2001 से 2022 के बीच करीब करीब 3074 लोग मारे गए हैं भगदड़ की घटनाओं से, और इसमें 70% पुरुष रहे जबकि 30% महिलाएं रही हैं। इसके अलावा 1996 से लेके 2022 तक ऐसी 3935 घटनाएं हुई हैं, अर्थात 1996 से लेकर 2022 तक भगदड़ की 3935 घटनाएं घट चुकी हैं भारत में। अगर हम लोग 2001 से 2022 के बीच भगदड़ के टॉप राज्य, अर्थात वैसे राज्य जहां सर्वाधिक भगदड़ की घटनाएं हुई हैं और कैजुअलिटीज़ हुई हैं, मौतें हुई हैं, उसके आधार पर देखें तो 4 राज्य ऊपर में आते हैं। सबसे पहला झारखंड है हमारा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। झारखंड में इस बीच में 454 मौतें हुई, महाराष्ट्र में 393, आंध्र प्रदेश में 391, तमिलनाडु में 266। तो झारखंड इस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी प्रभावी क्षेत्र रहा है। और झारखंड की अगर हम लोग बात करें, अगर झारखंड के उन क्षेत्रों की बात करें जो इसके लिए ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो उसमें आपको 4 जिले टॉप पर माने जाते हैं। इन 4 जिलों में झारखंड के प्रभावित जिले हैं, 4 जिले हैं। ये झारखंड का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2018-19 में दर्ज है। इसमें है रांची, इसके बाद सबसे टॉप मोस्ट पे आपका देवघर, क्योंकि श्रावणी मेला में कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं
इसके अलावा आपका है खूंटी। और खूंटी के बाद आपका है पूर्वी सिंहभूम। तो ये 4 ज़िले हैं। झारखंड में ये जो घटनाएं होती हैं इसमें 2 माह इम्पॉर्टेंट है। 2 माह में ये घटनाएं ज़्यादातर होती है, क्योंकि पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि धार्मिक आयोजनों से जुड़ा हुआ है। धार्मिक आयोजनों के जो समय है झारखंड में भी भगदड़ की घटनाएं उसी माह के आसपास होती हैं। इसमें 2 माह बहुत स्पेशल हैं, जुलाई और अगस्त। इन 2 माह में ही ज़्यादातर घटनाएं झारखंड में भी घटित हुई हैं, क्योंकि इस माह में श्रावणी मेला का आयोजन कई जगहों पर होता है। तो इसमें बड़ी मात्रा में भीड़ जुटती है और कई बार इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। जैसे 2015 में ही देवघर में 10 लोगों की मौत हो गई थी भगदड़ के कारण में। इससे पहले 2012 में भी हो चुका है। तो इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं झारखंड में बड़े पैमाने पर। लेकिन हाल के दिनों में झारखंड में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी कमी आई है। खासकर 2016 के बाद में झारखंड में जो भगदड़ की घटनाएं हैं उसमें काफ़ी कमी देखी गई है। आइए देखते हैं अब हम लोग इसके कारण क्या हैं। तो आपने देखा कि झारखंड और भारत में क्या वस्तु स्थिति है। अब हम लोग देखते हैं इसके कारण क्या है। कारण को कई भागों में आप बांट सकते हैं। कारण को कई भागों में बांट कर देखा जा सकता है। जैसे संरचनात्मक, जो अवसंरचना बनती है, ये जब इनका पतन होता है, टूटता है या किसी तरह की दुर्घटना में गिर जाता है तो उसके कारण में, जैसे पुल हो गया या अस्थाई घर बन जाते हैं या गलियां जो सकरी होती हैं, उचित व्यवस्था भीड़ की आवाजाही को लेकर नहीं होते हैं। कई बार पुल ज़्यादा बना लिए जाते हैं लेकिन वो खोला नहीं जाता है। रास्ते ज़्यादा बना लिए जाते हैं लेकिन खोला नहीं जाता है। गाड़ियों के लिए सुविधाएं नहीं होती हैं। भीड़ के निकलने की सुविधा नहीं होती है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो इस तरह के अवसंरचना की कमियों के कारण में या उनके ना होने या उनके गिरने ढह जाने के कारण भगदड़ मचती है। दूसरा, आग। कई बार बिजली भी एक कारण होता है। आग लग जाती है तो लोग तेज़ी से भागने लगते हैं और बिजली के कारण भी, बिजली का झटका लगता है या बिजली की तारें गिर जाती हैं, इस तरह की घटनाओं से भी जो है लोग भागने लगते हैं और भीड़ कुचल देती है कई लोगों को। तीसरा कारण है भीड़ का व्यवहार। साधारणतया कई बार उन्मादी लोगों का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। कई बार इसी भीड़ में, भीड़ जो होती है वो साधारणतया धार्मिक आयोजनों में जो भीड़ जाती है उसमें हर तरह के लोग रहते हैं। शिक्षित, अशिक्षित, काम करने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग, इस तरह के एक अलग ही तरह का मिश्रण वहाँ पैदा होता है और उनको साधना, उनको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रशासन के लिए। अगर एक ही तरह के लोगों का व्यवहार रहता तो शायद उसको आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन इस तरह के धार्मिक आयोजनों में कई तरह के व्यवहार वाले और व्यक्तित्व वाले लोगों का प्रवेश होता है। बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, महिलाएं होती हैं, युवा होते हैं। तो भीड़ के व्यवहार को नियंत्रित करना एक मुश्किल काम होता है। वीआईपी मूवमेंट भी एक कारण है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के कारण जो है कई बार भीड़ को, जो बड़े धार्मिक आयोजनों में साधारण लोगों या सामान्य लोगों को बहुत नियंत्रित कर दिया जाता है। उनको बहुत कम साधन दिए जाते हैं और जबकि जो वीआईपीज़ होते हैं उनके लिए ज़्यादातर साधन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे उनके धार्मिक स्थलों तक जाने की व्यवस्था हो, इन सब में वीआईपीज़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है, जिसके कारण आम लोग जो भीड़ का हिस्सा है उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। पुलिस प्रशासन के नहीं होने और
भीड़ नियंत्रण के लिए स्वयंसेवकों की कमी के कारण कई बार भगदड़ की घटनाएं घटित होती हैं। प्रशासनिक विफलता भी है, क्योंकि प्रशासन अभी ये तो अंदाज़ा लगा लेता है कि कितने लोग आएंगे, लेकिन उनके लिए सुविधाएं क्या है। कई बार धार्मिक आयोजन या इस तरह के मेले या इस तरह के जो समारोह आयोजित किए जाते हैं वो इतने बड़े पैमाने पर होते हैं कि उतने बड़े क्षेत्र में प्रशासन को लगाना ही मुश्किल काम हो जाता है। केंद्र सरकार को इसमें विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग इसके लिए कई बार ये कर सकते हैं कि डिजिटल तौर पर एआई के द्वारा इसका एक मॉडल तैयार कर लिया जाए और भीड़ के बारे में पहले ही समझ लिया जाए कि कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। उन तरह के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ पर भीड़ नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर असफलता इस तरह से भी होती है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के भीड़ को नियंत्रित करने में उदासीन रहते हैं। वो भीड़ को छोड़ देते हैं, उसके स्वतः वो जैसे चाहे बिहेव करे। कई बार घटनाएं ऐसी भी घटित हुई हैं कि प्रशासन इस तरह की घटनाओं को देखते हुए वहाँ से निकल भी गई है। तो इस तरह के कई कारण आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य कई कारण हो सकते हैं जो स्थानीय आधार पर हो, चाहे उसकी भौगोलिक संरचना हो या किसी तरह का आपदा हो। अफवाहें भी एक कारण है। अफवाहें एक बहुत बड़ी कारण है, क्योंकि कई बार अफवाहों के कारण बड़े पैमाने पर भगदड़ मच जाती है और लोग कुचले जाते हैं। अफवाहों से हमेशा बचना चाहिए। ये कोशिश की जानी चाहिए कि लोगों को जब इस तरह के आयोजनों में शामिल किया जाए उससे पहले प्रवेश के दौरान ही उनको इस तरह की सूचनाएं दी जाएं जो काफ़ी विश्वसनीय हो। साथ ही उनके लिए हेल्पलाइन नंबर्स और जगह जगह पर सेंटर्स होने चाहिए जो उनको सही सूचनाएं और सहायता प्रदान करें। अब देखते हैं इनका प्रभाव क्या होता है। प्रभाव में देखें तो बड़े पैमाने पर क्षति होती है, चाहे ये मानव क्षति हो या संसाधनों की क्षति हो। इससे आर्थिक कठिनाई भी उत्पन्न होती है, क्योंकि लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। इससे लोगों की रिसोर्सेज की बर्बादी होती है, राज्य के रिसोर्सेज की बर्बादी होती है, देश के रिसोर्सेज की बर्बादी होती है, जिसके कारण जो है सिर्फ आपका लोगों की मौतें या जनहानि ही नहीं, धन हानि भी है। इससे कई तरह की अवसंरचनाएं घिर जाती हैं, लोगों के बिजनेस खराब हो जाते हैं, व्यापार काफ़ी समय तक उसमें बाधित हो जाता है, लोगों के विश्वास का भी क्षरण होता है। जो धार्मिक जगहों को लेकर जो विश्वास आस्था काफ़ी सुदृढ़ है वो इस तरह की घटनाओं से कम होती है। लोग भीड़ से बचते हैं, धार्मिक आयोजनों में जाने को लेकर अनिच्छुक होते हैं। इसमें सामाजिक और मानवीय पूंजी का भी ह्रास होता है। कई लोग लापता हो जाते हैं, अपने परिवार से बरसों तक नहीं मिलते हैं। इसमें प्रशासनिक विफलता भी जग जाहिर हो जाती है। प्रशासनिक विफलता के कारण में सरकार पर दोषारोपण भी लगते हैं, सरकार की जगहसाई भी होती है। तो जरूरी है कि इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रित किया जा सके। आखिर ये प्रभावित कैसे करता है, भीड़ तंत्र प्रभावित कैसे करता है, ये भगदड़ आखिर प्रभावित कैसे करता है, आइए वो भी देख लेते हैं। जब भगदड़ मचती है तब लोग दौड़े चले जाते हैं और इस दौरान अगर कोई गिर जाए तो वो उठ नहीं सकता है। उस हजारों पैरों के बीच में वो कुचले जाते हैं। सफोकेशन भी है, क्योंकि कई बार जो है हवा नहीं मिल पाती है, लोग एकदम बहुत ज़्यादा वो कंजेस्टेड आसपास इस तरह से ठूसे हुए रहते हैं। इतनी भीड़ होती है कि बच्चों को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को हवा नहीं मिल पाती है और हवा के कारण, कमी के कारण भी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। पानी डिहाइड्रेशन भी एक कमी कारण हो सकता है, क्योंकि इस तरह की भीड़ में हवा नहीं मिलने के कारण और हवा लोगों के द्वारा सांसों से या उनकी एक्टिविटीज़ से जो है आसपास की हवा काफ़ी पॉल्यूटेड और गर्म हो जाती है, जिसके कारण शरीर में पसीना बाहर आने लगता है बहुत तेज़ी से, घबराहट होने लगती है, भीड़ के कारण में बेचैनी बढ़ जाती है।
और शरीर से पसीना तेज़ी से बाहर आता है। कई बार उसके कारण जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है और आदमी बेहोश हो जाता है या कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। कई बार भगदड़ के कारण आग लग जाना या लोगों का पानी में गिर जाना या किसी अवसंरचना के ढह जाने के कारण आपदा या लोगों का मारा जाना या दुर्घटना होना, ये भी कारण बनता है। तो ये भगदड़ के वो प्रभाव हैं जिनके कारण लोगों की मौतें होती हैं या फिर वो घायल होते हैं। जरूरी है कि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। आखिर हम लोग देखते हैं अब कि सरकार इसको लेकर क्या की या उनके पास में क्या प्लान है। तो अगर हम लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करें तो 2014 में 2014 में एनडीएमए ने मैनेजिंग क्राउड एट इवेंट्स एंड वेन्यूज ऑफ मास गैदरिंग, इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी किया था। ए गाइड फॉर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। तो ए गाइड फॉर स्टेट्स गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑर्गेनाइजर्स, ये गाइडलाइन उन्होंने जारी किया था। इसमें क्राउड को किस तरह से नियंत्रित करना है इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। आखिर किन उपायों का और किन मानकों का प्रयोग करना है इसके बारे में एनडीएमए ने एक पैमाना दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पैमाने के बाद घटनाएं नहीं हुई हैं, इसके बाद भी घटना हुई है। बहुत अगर हम लोग दूर न जाएं तो मुंबई में 2017 में पैदल यात्री पुल पर भगदड़ मची थी जिसमें 22 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा 2022 में वैष्णो देवी मंदिर में वहाँ भी करीब 20-22 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। हाथरस में 2024 में वहाँ भी एक धार्मिक सभा के दौरान 121 प्लस लोगों की जान चली गई थी। और अभी बनारस की घटना भी इसी संदर्भ में देखी जा सकती है। तो आखिर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? रोकने के लिए कई तरह के उपायों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की जो भीड़ आयोजन होते हैं वो अनियंत्रित हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें समाज, पुलिस, ऑर्गेनाइज़र हर स्तर पर इसमें समन्वय स्थापित करके नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो जहाँ भीड़ आयोजन होता है वहाँ पर संभावनाओं को तलाशना चाहिए। हो सके तो इसका एआई मॉडल तैयार करके उन ब्लैक स्पॉट्स को देखा जा सकता है जहाँ भीड़ ज़्यादा आ जाने पर नियंत्रित करना मुश्किल है। इवन इसमें हम लोग शुरुआत में ही प्रशिक्षण, लोगों को अफवाहों से बचने का प्रशिक्षण, भीड़ में अगर हड़बड़ी मच जाती है तो उस हालत में क्या हो इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए जा सकते हैं और प्रवेश के दौरान ही लोगों को इसकी जानकारी दी जा सकती है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो या धार्मिक आयोजन बहुत बड़ा हो तो वहाँ पर सभी के आने जाने के लिए उचित मात्रा में आवाजाही की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग आ जा सकें समुचित रूप से। इस दौरान वीआईपी पासों से बचना चाहिए। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि वो जगह जगह पर हेल्प सेंटर खोलें, साथ ही लोगों को सुविधाएं देने के लिए भीड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए जो लोगों को तुरंत प्रोवाइड किया जा सके। टेम्प्रोरी बेस पर भी जो है आसपास में हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं। आजकल मोबाइल हॉस्पिटल कोई नई बात नहीं है, तो जहाँ भीड़ है वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं, वहाँ उचित व्यवस्थाएं रखी जा सकती हैं। साथ ही चिकित्सा कर्मियों को भी वहाँ पर कार्य दिया जा सकता है। सामाजिक लोगों को भी जो है इसमें भागीदार बनाया जा सकता है और वैसे लोगों को दूर रखा जा सकता है जो अफवाहें फैलाने के लिए जाने जाते हों या फिर उन्मादी तत्व हों जो किसी कारण भीड़ को अनियंत्रित करने की क्षमता रखते हों। उन लोगों को इस तरह के आयोजनों से दूर रखने की ज़रूरत है। प्रशासनिक स्तर पर जरूरी है कि
प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ये ज़रूरी है कि अगर उनके क्षेत्र में ये काम हो रहा है तो वो भीड़ से संबंधित हर जानकारी पहले ही जुटा लें। उसके अलावा आज के डिजिटल एआई मॉडल्स के द्वारा वो उस भीड़ को नियंत्रित करने के कई उपाय देख सकते हैं। उन ब्लैक स्पॉट्स को पहचान सकते हैं जहां भीड़ ज़्यादा होगी। ड्रोन द्वारा भीड़ की निगरानी की जा सकती है ताकि जहां भीड़ अनियंत्रित दिखे वहां तुरंत सुविधाएं पहुंचाई जा सके, नियंत्रित किया जा सके। अगर प्रवेश के लिए उचित व्यवस्था की गई है तो निकलने के लिए अलग से मार्ग की व्यवस्था की जा सकती है। ये जरूरी है कि समय समय पर ही नहीं बल्कि हर घड़ी हर पल भीड़ पर निगरानी की आवश्यकता होती है। 1 सेकंड की देरी या गलती कई बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकता है। आने वाले भविष्य में हम लोग इस तरह की घटनाओं को लेकर कितने सजग होंगे यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ समाज का भी एक दूसरा रूप देखने को मिलता है। बनारस में इस तरह की खबरें आई कि जिस समय भगदड़ मची उस समय कई लोग दुकानों से पैसे लूटने में लगे हुए थे। मानवता को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि मानव तभी जिंदा है जब उनमें मानवता बची रहेगी। भगदड़ की इन घटनाओं को हमेशा प्रशासनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बड़े धार्मिक आयोजनों को विशेषकर केंद्र सरकार के द्वारा विशेष सुविधाओं और विशेष प्रकार से आयोजित करने की कोशिश की जानी चाहिए। धन्यवाद। टू द पॉइंट का ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। ये इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बाद बाकी हम लोग फिर अगले वीडियो में फिर आपके साथ किसी और टॉपिक के लिए प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए